Good morning, dear students. Presently, we are doing our fifth lesson from second book from plus 2 class, Contemporary World Politics. Politics in Contemporary World. So, the lesson today is fifth, Contemporary South Asia. We have already done the first part of the present lesson and also have discussed in the classroom. Today, we are going to read its second part. And what is South Asia? We have studied this yesterday. We have done this page as well. And democracy in Bangladesh we have done yesterday. And monarchy and democracy in Nepal also studied yesterday. So today we shall start from here. Ethnic conflict and democracy in Sri Lanka. So let us begin. We have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. हम देख चुके हैं कि आज़ादी जो भारत को मिली थी या फिर उसकी आज़ादी थी जो श्रीलंका की आज़ादी 1968 में उसको मिल चुकी थी। उसके समय से लेकर ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है चाइना को, श्रीलंका को। बट इट फेस्ड ए सीरियस चैलेंज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री एंड मोनार्की बट रैदर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू डिमांड फॉर सक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजन्स। तो यहाँ पे श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र से संबंधित थी। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जिसकी मांग ये थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग से देश बनाया जाए, एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, इट वाज देन नोन एज Ceylon was dominated by forces that represented the interest of the military Sinhala community. They were hostile to large number of Tamils who had migrated from India to South India and settled there. आज़ादी के बाद से ही श्रीलंका को, जिसको उन दिनों सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली जो समुदाय वहाँ पे बहुसंख्या में रहने वाला, उसके हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा बना रहा है। ये लोग भारत को छोड़कर श्रीलंका आवासी एक तमिल जो आबादी थी उसके खिलाफ ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो माइग्रेशन है आज़ादी के बाद भी जो जारी रहा। जो तमिल के लोग हैं, तमिल जो भारत का राज्य है, वहाँ से तमिल लोग श्रीलंका में जाकर बसे। उनके विरुद्ध जो श्रीलंका की एक मूल जाति है सिंघाले जाति, उन लोगों ने विरोध किया, उनके प्रति रोष प्रकट किया, कहा कि भाई वो हमारे देश में क्यों बस रहे यहाँ के, ठीक है। तो उनको ये पसंद नहीं था। तो ये बीच का संघर्ष रहा है। इससे ही जो दिक्कतों का सामना बार बार श्रीलंका में रहा है। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भी ये ऐसे ही बना रहा ये संघर्ष। द साहिना नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशन टू द तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिन्हा पीपल ओनली। तो सिन्हा जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई जो श्रीलंका को तमिल लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये तो उनका देश नहीं है, ये तमिलों का देश नहीं बल्कि सिंघालियों का देश है। द निगलेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। और जिस तरीके से उन्होंने फिर उनके देखा रहे कि ऐसा किया तो तमिल लोगों में जो मिलिटेंट्स थे, तमिल नेशनलिज्म जो राष्ट्रवादी, तो उनके बीच में तो उग्र जो तमिल राष्ट्रवाद की वहाँ पे आवाज़ बुलंद हुई। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम
Tamilam means Litte. The full form of this is Litte has been fighting an armed struggle with the arm of Sri Lanka and demanding Tamil Ilam for a separate country for the Tamils of Sri Lanka. The Litte controls the northern parts of Sri Lanka. तो 1983 में उसके बाद से वहाँ पे उग्र तमिल संगठन हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। ये श्रीलंकाई सेना के साथ मिलकर शस्त्रों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, शस्त्र सहित संघर्ष कर रहे हैं। इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग उठाई है और श्रीलंका के उत्तर पूर्व हिस्से पर लिट्टे का वहाँ पे नियंत्रण रहा है। The Sri Lankan problem involves people of Indian region, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interest of the Tamils in Sri Lanka. तो यहाँ पे श्रीलंका की जो समस्या है भारतवासी लोगों से जुड़ी हुई है, ये बात स्पष्ट है। तो भारत में जो तमिल की जनता है, तमिल राज्य की जनता है, उसने भारतीय सरकार पर दबाव बनाया कि वह श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषा के लोगों के हितों की रक्षा करे। भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के प्रश्न में आके या यूँ कह लीजिए उनके सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बार बार बातचीत करने की कोशिश की है। ऐसा होता रहा है। But in 1987, the government of the India for the first time got directly involved in Sri Lanka Tamil question. India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relations between the Sri Lankan government and the Tamils. तो भारत सरकार ने भी 1987 से भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अपने आप शामिल हो गए और भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और इस समझौते में श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच में जो रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को वहाँ पर भेजा गया। Eventually the Indian army got into the fight with the Litte. The pressure of Indian troops was also not linked much by the Sri Lankans. They saw this an attempt by India to interfere in international affairs of Sri Lanka. In 1989, the Indian Peacekeeping Force (IPKF) pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. आखिर में जो भारतीय सेना ने लिट्टे के साथ संघर्ष करने में वो फंस गई। अब भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया। अब श्रीलंका की जो जनता ने समझा कि भारत है जो श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया और शांति सेना बगैर कोई लक्ष्य वहाँ से प्राप्त किए वापस आई, यानी कोई ऐसा समाधान वो नहीं ढूंढ पाई। After this, the Sri Lankan crisis continues to be violent. However, international actors, particularly the Scandinavian countries such as Norway and Iceland, have been trying to bring the warring groups back to negotiations. The future of the island hangs on the outcome of these talks. जो श्रीलंका ने क्या हुआ कि इस संकट में बड़ा ही हिंसक प्रदर्शन रहा श्रीलंका का, या उसका चरित्र है जो बड़ा श्रीलंका के लोगों का बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का रहा। अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता में यहाँ पे की गई नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश थे, ये दोनों युद्धरत पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। नॉर्वे बीच में आया और आइसलैंड, इन्होंने कहा दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए शांति से राजी करने का प्रयास किए और अंत क्या हुआ कि सशस्त्र संघर्ष वहाँ पे समाप्त हो गया। 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया था, ऐसा आया था वहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ द यहाँ पे In spite of the ongoing conflict,
श्रीलंका has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalize the economy, and it has had the higher per capita gross domestic product (GDP) for many years right through the civil war. तो संघर्षों की चपेट में रहने के बावजूद भी श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी वृद्धि की है, वहाँ पे बहुत सारी बढ़त की है और विकास हुआ वहाँ पर। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले देशों में श्रीलंका का नाम बड़ा ऊंचा रहा है, अग्रणीय रहा है और विकास की दृष्टि से भी उस समय प्रथम देशों में गिना गया। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश के जो प्रति व्यक्ति आय है, सकल घरेलू उत्पादन दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रहा। अंदरूनी संघर्ष के देखें तो इन चीज़ों को लेकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था वो कायम रखी है। I hope you understood about the situation of Sri Lanka and India. Now we shall discuss the relation between India and Pakistan, or we shall read about their conflicts. उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। Let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relations in the region. The post-Cold War era has not meant the end of conflicts and tensions in the region. We have already noted that conflicts around international democracy or ethnic differences, but there are also some very crucial conflicts of an international nature given the position of India in this region. Most of these conflicts involve India. तो यहाँ पे अब देखें तो घरेलू राजनीति की हम बात करते हैं। घरेलू राजनीति में जो पाकिस्तान और भारत का जिक्र आता है, तो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे पर एक नज़र डालने पर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे संघर्ष हुए हैं इंडिया और भारत के बीच में। और शीत युद्ध की जो समाप्ति का ये यहाँ पे अर्थ नहीं है कि इस इलाके में जो संघर्ष था या तनाव था वो भी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं था। शीत युद्ध समाप्त हो गया लेकिन यहाँ पे वो चलता रहा। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसले पर हुए टकरावों को भी देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी रहे हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय रही है हमेशा से दक्षिण एशिया में, और इस वजह से इसमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता जो भारत से ही रहा है। The most salient and overwhelming of these conflicts is, of course, the one between India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. The Pakistani government claimed that Kashmir belonged to it. Wars between India and Pakistan in 1947, 1948, and then in 1965 failed to settle the matter or the conflicts between the two nations. The 1947 and 48 war resulted in division of the provinces into Pakistan-occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control. In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. तो इन संघर्षों में जो देखा जाए तो सबसे प्रमुख संघर्ष रहा भारत और पाकिस्तान का संघर्ष रहा है। और विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। कश्मीर की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और भारत पाकिस्तान के बीच 1947-48 यानी 47-48 में जो दोनों देशों के बीच और 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ।
1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। ये बड़ी यहाँ पे समस्याएं रही शुरू से ही। दोनों के बीच में एक नियंत्रण सीमा रेखा है, दोनों देशों के बीच में। और 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर का मसला वहीं पर अटका पड़ा रहा। इंडियाज कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ऑल्सो ओवर स्ट्रेटजिक इश्यूज लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। द आर्म्स रेट्स बिटवीन द टू कंट्रीज assumed a new character with the both states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in 1990s। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी समस्याएं रही हैं। अब यहाँ पे युद्धों के मसले से अलग जो जैसे बहुत सारे मसले हैं, युद्धों के मसले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियारों की होड़ को लेकर देखिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनातनी रहती है। उन्नीस सौ 1990 के दशक में तो दोनों देशों ने जो अपने परमाणु हथियार और ऐसे हथियार जो एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल थे, है ना, ऐसे ऐसे हासिल कर लिए। इन दोनों देशों के बीच हथियारों की ओर एक नया चरित्र ग्रहण किया इसने। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। Pakistan responded within a few days by carrying out nuclear tests in Chingai Hills. Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of the direct and full-scale war has declined. 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने चंगाई पहाड़ी पर दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता था कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका वो कम हो गई थी। बट बोथ द गवर्नमेंट्स, लेकिन दोनों ही सरकारें कंटिन्यूज टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे प्रति बड़ी संदेहशील रही है। भारत और पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती रही हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ लो की वायलेंस बाय अपहोल्डिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स दैट पाकिस्तान हैड aided the pro-Khalistani militants with arms and ammunition during the period 1985 to 1995. Its spy agency, Inter-Services Intelligence (ISI), is alleged to be involved in various anti-Indian campaigns in India's northeast, operating security throughout Bangladesh and Nepal. भारत सरकार का भी ये मानना है कि पाकिस्तान ने 1985-1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। पाकिस्तान जो खालिस्तान की चाहते थे भारत में, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती रहती है। The government of Pakistan in turn blames the Indian government and its security agencies for fomenting trouble in the province of Sindh and Balochistan.
जो पाकिस्तान की सरकार है, भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती रहती है कि भाई आप बलूचिस्तान में हमारे यहाँ पर समस्याएं भड़का रहे हो। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैव हैड प्रॉब्लम्स over the sharing of river waters. Until 1960 they were locked in fierce argument over the use of rivers of the Indus basin. Eventually in 1960 with the help of the World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty, which has survived to this day in spite of various military conflicts in which the two countries have been involved. There are still some minor differences about the interpretation of the Indus Water Treaty and the use of river waters. The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sir Creek and in Run of Kutch. The dispute seems minor, but there is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area adjoining Sir Creek and Run of Kutch. The dispute seems minor, but there is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the sea adjoining Sir Creek. India and Pakistan are holding negotiations all over these issues. भारत और पाकिस्तान हैव हैड प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर। इनके दोनों के बीच में नदियों के जल के बंटवारों को लेकर भी काफ़ी तनातनी रही है। 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी के जल विवाद को लेकर बहुत सारे तीखे नोक झोंक हुए। संयोग से क्या हुआ कि 1960 में विश्व बैंक, ध्यान रहे, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के बंटवारे, सिंधु नदी के जल पर संधि की और दस्तखत किए। और ये संधि भारत पाक के बीच में कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अभी भी कायम है। संधि दोनों देश अभी भी निभा रहे हैं। हालांकि सिंधु जल नदी की व्याख्या भी क्या है, संधि में क्या नहीं है, उस नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ मोटे मोटे विवाद हैं जो रहते हैं, बचे रहे हैं। कच्छ के रन में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है और इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर क्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों में अभी भी बातचीत जो चल रही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल आई हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज राइट टू मी और कॉल टू मी। Thank you. May God Saraswati bless you. Tomorrow we shall discuss India and its other neighbors. भारत और उसके दूसरे अन्य पड़ोसी देश है वो हम कल को करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड। शायद जो कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट आपका लेसन हो जाएगा। इसके जैसे साथ के साथ आप क्वेश्चन आंसर करते रहें। कोई दिक्कत है वो करते हैं, उसको सॉल्व करते रहें। बेटा ये चैप्टर कितने अंकों का होगा ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 6 मार्क्स हैं जो इस लेसन से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। और इसमें अगर आप मैं बता दूँ, बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो अभी चल रहा है तो 6 लेसन से यहाँ पे आएगा। सभी जो लेसन्स हैं उनके मार्क्स एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूँगा। इस लेसन से मैंने जो बताया आपको 6 मार्क्स आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत और
जो श्रीलंका या भारत पाकिस्तान का रिलेशन और भारत चाइना का रिलेशन, इसमें जो प्रेजेंट कंटेंट में जो बातें हैं मैंने आपको क्लास में भी लेसन करवाया है, वहाँ से यह समझ के इस बात को करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।